नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, बाड़मेर रिफाइनरी अगले साल तक काम करना शुरू कर देगी। बचपदरा में निर्माणाधीन रिफाइनरी का दौरा कर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। भारत और सिंगापुर की संयुक्त डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत डिजिटल भुगतान में अग्रणी देश बना। प्रधानमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सुपोषित मां अभियान की सराहना की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया कल असम के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तेज गर्मी पड़ने लगी। कोटा और उदयपुर में गर्मी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना अगले साल तक पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगी। केंद्रीय मंत्री ने आज पचपदरा में निर्माणाधीन रिफाइनरी का दौरा किया और निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिफाइनरी परिसर में संवाददाता सम्मेलन में रिफाइनरी को रेगिस्तान का नगीना बताया। उन्होंने कहा कि परियोजना की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण के अनुसार की गई है। श्री पुरी ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान आई बाधाओं के बावजूद परियोजना का 60% से अधिक काम पूरा हो चुका है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल के आयात के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाएगी। वर्तमान आयात 95,000 करोड़ रुपए का है। इसके शुरू होने के बाद इसमें 26,000 करोड़ रुपए की कमी आएगी। श्री पुरी ने कहा कि इस साल के आखिर तक रिफाइनरी के अंदर 30 करोड़ रुपए की लागत से एक स्कूल और एक अस्पताल चालू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इससे करीब 35,000 श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। अगर हम जनवरी में इस प्लांट को ऑपरेशनल करने जा रहे हैं तो हम जो बेसिक व्यवस्था है, स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड्स हैं, उस इन्वायरमेंट, इतना बड़ा आप इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स आप खड़ा कर रहे हैं। 4,800 एकड़ में हमें ग्रीन 33% बनाना है। तो सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा जहां पे क्रूड, एक्सट्रैक्टेड, प्रोसेस्ड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, जो राजस्थान का जो क्रूड एक्सट्रैक्शन है, इट विल बी प्रोसेस किया। इंटरनेशनल एजेंसीज वो असेस कर रही है 2020 से लेकर 2040 तक जो ग्लोबल इंक्रीमेंटल डिमांड में इंक्रीज होगी उसमें 25% भारत है। बाड़मेर रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इसमें एचपीसीएल की 74% और राज्य सरकार की 26% हिस्सेदारी है। भारत और सिंगापुर ने संयुक्त डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू की है। ये प्रणाली दोनों देशों के नागरिकों को तेज और आसान सीमा पार लेन देन करने की सुविधा प्रदान करेगी। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ ने इन लेन देनों को सुगम बनाने के लिए एक समझौता किया है। इस सुविधा का संयुक्त शुभारंभ आज रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रणाली के शुरू होने के बाद कहा कि ये फिनटेक कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब लोग कम लागत और तेजी से मोबाइल फोन से परिजनों को पैसे भेज सकेंगे। उन्होंने कहा कि अन्य लोगों के अलावा पेशेवर और विद्यार्थी इस भुगतान प्रणाली का लाभ उठा सकेंगे। डिजिटल और फिनटेक क्षेत्र में भारत के विकास का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब डिजिटल भुगतान में एक अग्रणी देश बन चुका है। मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स दोनों ने ही इसे ज्यादा से ज्यादा अपना रहे। इसलिए आज बहुत से एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि जल्द ही भारत में डिजिटल वॉलेट ट्रांजैक्शन
नकद लेन देन से अधिक हो जाएंगे। पिछले वर्ष यानी 2022 में यूपीआई के माध्यम से करीब 126 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग 2 ट्रिलियन सिंगापुर डॉलर से अधिक मूल्य के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लूंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये परिकल्पना पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की 2018 की सिंगापुर यात्रा के दौरान की गई थी। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भुगतान प्रणालियों का संपर्क अब मूर्त रूप ले चुका है। 18वीं यूआईसी विश्व सुरक्षा कांग्रेस आज से जयपुर में शुरू हुई। 3 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यूआईसी पेरिस और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो संदेश में कहा कि ये आयोजन भारत के लिए ये दिखाने का उत्कृष्ट अवसर है कि हम भविष्य के लिए एक सुरक्षित रेलवे क्षेत्र बनाने के लिए कैसे एक साथ काम कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सुपोषित मां अभियान की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट के माध्यम से इस अभियान को श्री बिरला की प्रेरक पहल बताया है। श्री मोदी ने कहा कि स्वस्थ मां और शिशु के साथ इस अभियान में पूरे परिवार की समृद्धि निहित है। इस अभियान में कोटा और बूंदी जिलों में पहले चरण में 1000 महिलाओं को चिन्हित किया गया था। इनमें से 90% महिलाओं ने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया था। इसकी सफलता को देखते हुए दूसरे चरण में 3000 महिलाओं को पोषण किट देने का लक्ष्य रखा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कल शाम कोटा जिले के रामगंज मंडी से अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर मां और बच्चे को स्वस्थ रखने का लक्ष्य पूरा नहीं होने तक ये अभियान जारी रहेगा। श्री बिरला ने कहा कि गरीब और वंचित परिवार की महिलाएं स्वस्थ शिशु को जन्म दें, इस परिकल्पना के साथ ये अभियान 2020 से शुरू किया गया था। श्री बिरला ने आज बूंदी जिले के लाखेरी में खेलो इंडिया के तहत बनने वाले इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को भी वे सभी संसाधन उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में तिरंगा फहराते हुए देश का मान बढ़ा सकें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया कल असम के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता श्री कटारिया को शपथ दिलाएंगे। आज उदयपुर से असम के स्टेट चार्टर प्लेन से गुवाहाटी के लिए श्री कटारिया रवाना हुए। इस दौरान एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें विदाई दी। पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने श्री कटारिया का गुवाहाटी पहुंचने पर स्वागत किया। श्री कटारिया के शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान से 100 से अधिक लोग शामिल होंगे। केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज चंडीगढ़ में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी की 190वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्री यादव ने श्रमजीवियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई निर्णयों की घोषणा की। निगम ने अजमेर के किशनगढ़ सहित कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा में 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों और आंध्र प्रदेश में 30 बिस्तरों वाला ईएसआई अस्पताल तथा ग्रेटर नोएडा में 350 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना के प्रस्तावों को मंजूरी दी। निगम ने कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हुए बीमित श्रमिकों को राहत देने के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत मिलने वाले लाभों को 2 और सालों के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और मानद विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से 23 से 25 फरवरी तक आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। आयुष राज्य मंत्री डॉ मुंजपारा महेंद्र भाई और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इसमें देश और पड़ोसी देशों के 500 से अधिक वक्ता और आयुर्वेद स्कॉलर भाग लेंगे।
राजस्थान सहित 4 राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में संगठित अपराध रोकने पर विचार किया गया। इस बैठक में प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और गुजरात के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि आपराधिक घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा भी संगठित होकर गंभीर सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हार्ड कोर क्रिमिनल्स के बारे में सभी आवश्यक सूचनाओं को पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ साझा कर संगठित अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्यों के बीच सूचनाओं और तालमेल को और मजबूत करने के लिए आयोजित मीटिंग में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। अटल भूजल योजना पर आज जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन जलदाय मंत्री महेश जोशी ने किया। 2 दिन की कार्यशाला में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा के 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भूजल वैज्ञानिक डॉ विनय भारद्वाज ने बताया कि कार्यशाला में प्रतिभागी जल प्रबंधन पर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। कल जो राजस्थान राज्य के अंदर दूदू जो ग्राम पंचायत है उसका गांव लापोड़िया में जो चौका सिस्टम मतलब जन सहभागिता से जल प्रबंधन की जो अभिनव पहल की है वो इन प्रतिभागियों को दिखाया जाएगा। साथ ही जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की उद्यानिकी शाखा है उसमें बेगस बजेड़ी गांव में जो जल मांग आधारित और जल आपूर्ति आधारित इंटरवेंशन और गतिविधियां की गई हैं उन सबको वहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में फरवरी के तीसरे सप्ताह में ही तेज गर्मी पड़ने लगी है। ज्यादातर स्थानों पर दिन का पारा 34 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया है। फलौदी में पारा 38 डिग्री को पार कर गया है। अधिकतम तापमान औसत से 6 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया जा रहा है। सोमवार को कोटा में औसत से 10 डिग्री अधिक 37.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इससे पहले फरवरी 2012 में 35.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ था। उदयपुर में फरवरी की गर्मी ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बीच आज सुबह श्रीगंगानगर में घना कोहरा रहा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना जताई है। आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने की भी संभावना है। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना के श्रोता चन्नाराम ढाका बिश्नोई का कहना है कि बाजरे का दलिया बनाकर उसमें छाछ मिलाकर थोड़ी देर ढककर रखने के बाद खाना चाहिए। इससे शरीर हल्का रहता है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। केंद्र सरकार ने ई नीलामी के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम से 20 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बिक्री के लिए जारी करने की घोषणा की है। आरक्षित मूल्यों में कमी के साथ 20 लाख टन गेहूं की अतिरिक्त उपलब्धता से गेहूं और उससे बने उत्पादों के बाजार मूल्य को कम करने में मदद मिलेगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों की समिति ने आटा मिलों, निजी व्यापारियों, खरीदारों और गेहूं से बने उत्पादों के निर्माताओं को ई नीलामी के जरिए 30 लाख टन गेहूं जारी करने का निर्णय लिया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि बाड़मेर रिफाइनरी अगले साल तक काम करना शुरू कर देगी। श्री पुरी ने पचपदरा में निर्माणाधीन रिफाइनरी का दौरा कर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। भारत और सिंगापुर की संयुक्त डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल भुगतान में अग्रणी देश बन चुका है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सुपोषित मां अभियान की सराहना की है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया कल असम के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तेज गर्मी पड़ने लगी है। कोटा और उदयपुर में गर्मी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।